बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका और आज का हमारा बहुत खुसूसी प्रोग्राम है जिसमें कि हम बात करने जा रहे हैं जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब से। गुज़िश्ता कुछ दिनों में आपने सुना होगा, बल्कि मैं ये कहूँगी कि मखदूम जावेद हाशमी साहब जो कि एक बहुत सीनियर सीजनड पॉलिटिशियन हैं, उनकी तकरीबन तीसरी बार उनका स्टेटमेंट आया है कि 2014 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना था उसमें चंद जर्नैलों ने अपना किरदार अदा किया था। उन्होंने जनरल तारिक का भी नाम लिया था और बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जिसके ऊपर अब तहकीकात की बात हो रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि तहकीकात की जाए। लेकिन हमने मुनासिब समझा कि दूसरी साइड की स्टोरी जो कि जनरल तारिक खान साहब की है वो भी सुनी जाए। उन्होंने कुछ रिटन जवाब ज़रूर दिया था और उसमें उन्होंने सारे जो इल्ज़ामात थे हाशमी साहब के वो उसको डिनाई किया और उन्होंने न सिर्फ ये डिनाई किया बल्कि ये कहा कि किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट उनकी इस दौरान में नहीं रही। ये इल्ज़ामात क्यों लगे उनके ऊपर? हाशमी साहब ने एक दफ़ा फिर पेंडोरा बॉक्स क्यों खोला है? उनके इल्ज़ामात हैं क्या? हकीकत क्या है? और दूसरी तरफ की जो स्टोरी है वो क्या? हमने राब्ता किया है जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब से जो हमारे साथ डेरा इस्माइल खान से बराह रास्त मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। अस्सलाम वालेकुम आसमा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बात करने के लिए रजामंदी जाहिर की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले सर मैं आपको सुनवाना चाहूंगी जो हाशमी साहब ने कहा है वो जरा सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। सुनवाइएगा जरा। मैंने बताया 10 मरतबा बताया, इन सबको पता भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये एक उनका अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने जनरल तारिक उन सब ने उसी दिन डिसॉल्व करना था। ये बातें हमें इमरान खान बता चुके थे। इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं खड़ा होके बड़ी बात नहीं करूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा तो लोगों को यकीन भी नहीं आएगा और ये काम हो जाएगा। जैसा आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये कहा गया था और उनको खान साहब ने कहा था, इमरान खान साहब ने ये अंडरस्टैंडिंग दी थी कि चीफ जस्टिस फैसला करेंगे और उसके बाद जनरल तारिक और दूसरे जो साथी हैं उनके वो पार्लियामेंट उनको तहलील करना थी। सर क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं जावेद हाशमी साहब को ज़ाती तौर पर जानता नहीं हूँ, ना इनसे मैं कभी मिला हूँ। ये एक रिस्पेक्टेबल आदमी है, हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं और इनको रिस्पेक्ट करना भी चाहिए। उनका तजर्बा है, उनकी बहुत समझ है, उनसे कुछ सीखना भी चाहिए। लेकिन ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं ये और 2.5 साल से लगा रहे हैं मुझे नहीं मालूम। आई जस्ट डोंट नो व्हाई ही इज़ डूइंग इट। और इसके अंदर लॉजिकली इसमें कोई ऐसा कोई बनता है, एक कोर कमांडर कैसे चीफ जस्टिस के पास जाकर इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन कैसे होगी, इसका कैसे वो करेगा? वो क्या फौज लेकर बांग्ला से जाकर GHQ पर दावा बोल देगा? कैसे कर सकता है ये? इट्स चाइल्डिश और बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं और इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैंने 38 इयर्स ऑनरेबल सर्विस की है फील्ड के अंदर, कभी शहरों में मैंने सर्विस नहीं की है और ये सबसे बड़ा शहर था बांग्ला जहाँ पर मैं कभी एक शहर में मैंने एक कंटोनमेंट के अंदर सर्विस की थी। और उसके बाद मैंने रिटायर होकर यहाँ पर TI खान में मैं रिटायर होकर आया हूं ताकि मैं अपनी रिटायर्ड जिंदगी एंजॉय करूं। तो ये किस तरह ये कह रहे हैं कि जी मैं यहाँ पर ना मैं किसी पॉलिटिशियन को जानता हूं, और आप तलाश कर लें और ढूंढें कोई पॉलिटिशियन जो कहता है कि मुझे जानते हैं। मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ इस तरह के माहौल के लिए कि मैं वहां पर एक धरने के अंदर एक हिस्सा लूं वगैरह वगैरह। अच्छा, सिस्टम जो है वो इसको इजाजत ही देता। जी जनरल साहब, उन्होंने सोर्स भी अपना बताया, यानी हाशमी साहब ने ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा कि उनको खान साहब ने बताया, इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब से भी बात तो आपकी कभी हुई हो या आपने कभी उनसे जिक्र किया हो ऐसा, या खान साहब ने अगर हाशमी साहब को बताया तो उन्होंने क्यों बताया उनको? एक तो इमरान खान को मैं जाती तौर पर उनको भी नहीं जानता हूं, जैसे मैंने कहा मैं किसी पॉलिटिशियन को नहीं जानता हूं, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूं, मैंने उनसे कभी बात नहीं की है। अब इमरान खान ने हाशमी साहब को क्या कहा है वो तो इमरान खान ही कह सकते हैं। मैं उस पर क्या कमेंट कर सकता हूं कि इमरान खान ने क्यों कहा है और कैसे कहा है, उस पर मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूं। और ये बाकी जो हैं मेरे साथ जो 5 जनरल थे जिनका नाम बार बार ये साथ लिया जाता है, हम तमाम या कोर्समेट थे या कुलीग्स थे और हम रिटायर हो रहे थे। और रिटायरमेंट जो से इसका कोई डिसग्रंटल होने का कौन सा इसका जवाब ही नहीं बनता। ये अभी इसका मतलब ये जो भी रिटायर होगा वो डिसग्रंटल हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रेंज किस्म की कंक्लूजन निकाली हुई है। हमारे डेट्स थे रिटायरमेंट की, हम रिटायर हो गए थे, एक ऑनरेबल रिटायरमेंट थी।
उसके अंदर हमने सेलिब्रेट किया अपनी रिटायरमेंट को और अपने अपने काम पर चले गए। अच्छा। अब ये पता नहीं किस तरह ये डिसग्रंटलमेंट में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया इस जी बात। जनरल साहब, अब जाहिर है कि हाशमी साहब जो है वो बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने बहुत सी हुकूमतें देखी हैं, उनकी बात को झुटलाया इसलिए नहीं जा सकता कि उनका किरदार सियासत के अंदर आपके सामने है, मतलब जेलें भी उन्होंने काटी हैं, तकलीफें सोबतें भी बर्दाश्त की हैं। सो उनकी बात में नाम आ जाना जर्नैलों का, चंद जर्नैलों का, आपको अचंबा अगर हुआ है तो बहुत सारे लोगों को हैरत इस बात के ऊपर हुई है। तो क्या आपके ख्याल में इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए इस मामले की, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर हाशमी साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है तो हम भी एक सीजन सोल्जर हैं और सोल्जर वाले काम करते रहे हैं ना। तो इसमें एक सिविलियन और मिलिट्री, सिविल मिलिट्री जो एक अंडरस्टैंडिंग है, उसी वजह से मैंने रिस्पॉन्ड किया, नहीं तो मैं पहले रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। बिल्कुल 2.5 साल तक तो मेरा नाम नहीं लिया गया, अभी मेरा नाम ले रहे हैं। और सिविल मिलिट्री रिलेशन में इसमें मैं जैसे एक इसका एक जवाब बन रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा एक इस पे मैं रिस्पॉन्स कर लूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब ने जी, बहुत शुक्रिया सर, हमने बल्कि यहाँ आपसे तक खुद जो राब्ता किया है। लेकिन जी सर, लेकिन खान साहब जब कहते थे ना एम्पायर की उंगली उठने वाली है, फिर वो कंटेनर पे जब टहलते थे, मुस्तरब थे, फिर जब उनको जनरल राहिल ने बुलाया तो जाहिर एक किरदार ना चाहते हुए भी आ गया सामने कि फौज की इन्वॉल्वमेंट है। आप नहीं समझते कि खान साहब सोलली रिस्पॉन्सिबल हैं इस बात के, और उनको ये बात बार बार एम्पायर की उंगली या जर्नैलों के नाम या जो नाम वो यूज करते थे नहीं लेना चाहिए था? आसमा, इमरान खान ने जो एम्पायर की उंगली का जिक्र किया या जो कुछ भी कहा है, वो मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट ही नहीं कर सकता। मैं जानते ही नहीं वो क्यों कह रहे थे और उनको क्या वजह थी। सही। जहां तक फौज का इन्वॉल्वमेंट था उसमें, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने चीफ से रिक्वेस्ट की थी कि वो कोशिश करे इसको इस धरने को ये रिजॉल्व करें। ये तो हम सबको पता है, वो रिक्वेस्ट आई थी, वो वहां पर फेल हो गए थे। वो उसके रिक्वेस्ट वहां पर गए थे जनरल राहिल शरीफ, वो एक उसका जो सा था वो ठीक उसका नतीजा नहीं निकला था। लिहाजा ये धरना खत्म हुआ था खुद कादरी साहब के जाने से, और इमरान खान ने खुद इसको कॉल ऑफ कर लिया था। इसमें मिलिट्री इंटरवेंशन या फौज की इंटरवेंशन या इन्वॉल्वमेंट थी नहीं। बिल्कुल जज साहब, जैसे आपने कहा कि आपके इदारे के ऊपर भी नाम आ रहा है, इसमें अनफॉर्चुनेटली चूंकि ऐसी हिस्ट्री रही है, ऐसी तारीख रही है कि फौज की इंटरफेरेंस रही है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को लाने, ले जाने, गिराने, इल्जामात उन पे लगते रहे हैं। तो आपके ख्याल में इस बार जो धरने के इल्जामात थे वो डायरेक्टली जनरल पाशा पे, पीटीआई को बनाने में और फिर जनरल जहीर पे धरना कराने पे लगे, और कल आपने देखा होगा एक स्टोरी भी आई है जिसमें कहा गया है कि खुद सबूत इसके मौजूद है प्राइम मिनिस्टर के पास के इन्वॉल्वमेंट थी। तो सर आप क्या कहेंगे कि किस लेवल के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, और क्या आप खुद को भी पेश करेंगे कि अगर कोई तहकीकात होती हैं तो आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? देखिए, पहली बात यह है कि आईएसआई और आर्मी ये दो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, आईएसआई के अंदर फौज के ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन आईएसआई इज अंडर द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं डीजी आईएसआई, और वहां पर जो आईएसआई करती है उसके बारे फौज को आमतौर पर मालूम नहीं होता। डीजी आईएसआई कभी कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं कोर कमांडर की, कभी नहीं करते, वह हर वक्त नहीं होते वहां पर। और ये कंफ्यूजन जो सी है, ये पहले तो इसको एड्रेस करना चाहिए। अब आईएसआई ने क्या किया उस धरने में और क्या नहीं किया, उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। क्या सबूत है वो भी जनरल जहीर या आईएसआई के बारे, वो जनरल जहीर और डीजी आईएसआई जो थे उस वक्त और आईएसआई वही खुद इसका जवाब देंगे। फौज उसका जवाब कैसे देगी, उनको जब पता ही नहीं है, और मैं क्यों जवाब दूं उसका जब मेरा इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। सिर्फ आप क्या कहेंगे कि जाहिर है कि जैसे आपने कहा हाशमी साहब भी सीजन है, आपका अपना एक बहुत अहम किरदार रहा है और आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, इतना बड़ा किरदार रहा है, निजात के अंदर आपका है, और कौम को आज जो अमन मिल रहा है इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन भी है। मगर आपके ख्याल में अब ये किसी हद तक फैसला हो गया है कि फौज डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी सूरत पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो नहीं जाएगी, और शायद इसीलिए जनरल राहिल ने इमरान खान साहब से कहा कि 4 मुतालबे तो माने जा सकते हैं लेकिन वजीर आजम को हटाने वाला मुतालबा नहीं माना जा सकता। सर क्या कहेंगे आप? आसमान में कुछ भी नहीं कह सकता, इसलिए कि मुझे मालूम नहीं है कि जनरल राहिल ने क्या कहा है इमरान खान को, और क्या वहां पर डिस्कशन हुई थी, ना हमारे से डिस्कस हुआ था। ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ने जनरल राहिल को कहा था कि इसको डिफ्यूज करें सिचुएशन को, इसमें कोई कोर कमांडर इन्वॉल्व नहीं था, ना ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का नतीजा था, ये सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर का अपना फैसला था।
لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ جب ادارے پہ بار بار بات ہوتی ہے تو ایک ریزنٹمنٹ ادارے کے اندر ہوتی ہے, ان کا جواب بھرپور طریقے سے ٹی وی پہ نہیں آتا اور ان کی بار بار انوالومنٹ سے ظاہر ہے ون سائیڈڈ بات جاتی ہے, تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. آپ کے خیال میں کس طرح کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آئندہ کے لیے ونس فار آل یہ معاملہ, یہ الزامات ختم ہو جائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کوئی ضرور ایک میکنزم بننا چاہیے. ابھی سٹنگ گورنمنٹ اور آرمی کو بیٹھ کر اس کے اوپر سوچنا چاہیے, اس لیے کہ یہ ایک مثال ہے یہ پیریڈ جو سے ہے, جنرل کیانی سے لے کر جنرل راحیل تک ابھی تک ڈیموکریسی کو جو سپورٹ اس فوج نے دی ہے پہلے کبھی بھی نہیں دی تھی. اٹ وینٹ آؤٹ آف اٹس وے سپورٹنگ ڈیموکریسی. تو یہ کیوں یہ بار بار سول ملٹری ریلیشن شپ پر بات ہوتی ہے, اور آرمی نہیں کرتی یہ سول ملٹری ریلیشن شپ کے پرابلمز, آرمی سے یہ کبھی کمپلینٹ نہیں آتی. یہ صرف سول سائڈ سے ایک کمپلینٹ اٹھ جاتی ہے اور یہ آتی رہتی ہے, مسلسل آتی رہتی ہے. کیوں آتی ہے مجھے نہیں معلوم. آپ کو پتا ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں, انہوں نے ہمارے ایشو پہ بلکہ کہا کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. جنرل صاحب ایک بہت ہی انفارچونیٹ سی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ فوج کا کردار جو حالیہ دنوں میں رہا ہے یا گزشتہ جنرل راحیل کے دور میں بالکل ایک امن کو لانے میں آپ لوگوں کا بہت بڑا کردار تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کنٹینیو نہیں ہو سکے گا اگر اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں؟ آپ حکومت سے کوئی بات کرنا چاہیں گے, کوئی مطالبہ ان سے کرنا چاہیں گے یا پولیٹیشن سے کرنا چاہیں گے کہ اگر ایسے الزامات ہیں تو اس کے اوپر کوئی فورم ہونا چاہیے جہاں بات ہو؟ حکومت سے تو نہ میرا پہلے کوئی رابطہ تھا نہ کوئی واسطہ تھا. میں تو صرف آرمی کو کہوں گا کہ اس میں کوئی میکنزم بنائے تاکہ اس میکنزم میں یہ پرابلم ڈسکس ہوں, اس کے بجائے کہ ہم میڈیا پہ ڈسکس کریں اور ویسی کوئی اٹھ کر ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا دیتے تھے. اٹس unnecessary kind of exercise. It is not even newsworthy. ابھی یہ ہم جو ڈسکس کریں it is not newsworthy. It is nonsense that we are discussing. بالکل. اچھا آپ نے نانسنس کہہ دیا, لیکن یہ بڑا انفارچونیٹلی جنرل صاحب آپ کو پتا ہے کہ اس پہ پچھلے 3 دنوں سے ایک بھونچال آیا ہوا ہے اور آپ کا رسپانس آنا, آپ کا جواب آنا بہت ضروری تھا. ہاشمی صاحب تو کہہ ہی رہے ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے. I'm calling it nonsense اس لیے نہ میرے پاس ٹائم تھا جب میں کور کمانڈر تھا اور کمانڈر سینٹرل کمانڈ تھا, نہ میری ایسے سوچ تھی, نہ میں نے سوچا تھا کہ میرے اوپر یہ الزام لگائیں گے. اور میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں جاوید ہاشمی کو. He has all my respects. He's an old man. He's okay. He's a senior politician. I'm nothing against him. کیوں یہ اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں, کیوں ایک سچویشن کریٹ کر رہے ہیں, and there is nothing substantial that he can say. تو آپ کے خیال میں یہ دوبارہ معاملے کا سامنے آ جانا, اس کے پیچھے کوئی بات ہے؟ اس کے پیچھے کیا بات ہوگی, بس یہ کسی نے ایک سچویشن کریٹ کرنا تھا, یا تو somebody is misleading him, کوئی غلط قسم کی انفارمیشن ان کو دے رہے ہیں, یا یہ خود بلیو کرتے ہیں اس چیز کو. اور میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں میرے پاس آ جائیں, یہاں پر ڈسکس کر لیں, پورا دن بیٹھ کر میں ان کو پورے ڈیٹیل دے دیتا ہوں اگر وہ چاہتے ہیں. اور آپ اگر وہ آپ کو انوائٹ کریں تو آپ ان کے پاس جانا چاہیں گے تاکہ یہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یہ ختم ہو جائیں؟ اینی ٹائم آئی ول گو, آئی ول رائٹ ڈاؤن. ملتان میرے سے کوئی 3 گھنٹہ دور ہے, چلا جاؤں گا وہاں پر, ایکسپلین کر دوں گا ان کو. اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے ایکسپلینیشن سے میں کر دوں گا. جن صاحب آپ نے جو ریٹن آپ کا جواب میں دیکھ رہی تھی, اس میں بہت آپ نے سخت جملے بھی استعمال کیے, جیسے آپ نے وہ الزام بھی دہرایا کہ مہران سکینڈل میں ان کا نام تھا اور بہت ساری چیزیں. آپ کے خیال میں یہ باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے اس طرح سے, اور ہاشمی صاحب کا اور آپ کا دونوں کا ایک بڑا نام ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی چیزوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے؟ آسما, میں نے جو فیس بک پر لکھا تھا وہ ویٹرنز کے لیے لکھا تھا, جو میرے اپنے کولیگز اور اپنے فوج کے لوگ ہیں جی, اور ان کو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا, اس لیے کہ میں ڈیفیم ہو رہا تھا اور آرمی ملائن ہو رہی تھی, اور میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس میں کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے جو بات چیت ہو رہی ہے, اس کے اندر کوئی کریڈنس نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ایسی ریالٹی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. اور میں نے ان کے لیے لکھا تھا, یہ ابھی پھیل گئی ہے, کسی نے فیس بک سے نکال کر پیسٹ کر دیا اور it is spread. So that is how it went out. جن صاحب میں تو خیر ہمیشہ سے آپ سے بات کرنا چاہتی تھی, اور میں وار آن ٹیرر کے اوپر بات کرنا چاہ رہی تھی. آپ نے جو آپریشنز کیے, جو ایکسٹریمزم پاکستان کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتی تھی, اور بیچ میں یہ تنازع آ گیا. تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا کہ یہ جب فوج لڑتی ہے, جب وہ محاذ پہ کھڑی ہوتی ہے اور اس طرح کی اس کے اوپر الزامات آتے ہیں, تو جوانوں کے جو حوصلے ہیں ان کو کتنا نقصان ہوتا ہے سر, اور کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں ایز اے پاکستانی نیشن, ایک قوم کی حیثیت سے؟
देखिए आसमा, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल और एक मॉरल एक रोल भी है। आर्मी का एक अपना लॉ है और वो लॉ अप्लाई होता है, और इसके अंदर इसलिए एक सिस्टम दी है, आर्मी इज नॉट डिस्कस्ड पब्लिकली, और उसकी वजह यही है कि यू डोंट डिमोरलाइज योर ट्रूप्स वहां पर। तो ये एक इसको इग्नोर कर रहे हैं लोग और वायलेट कर रहे हैं, और आर्मी को ऐसे डिस्कस कर रहे हैं जैसे ये कोई इट्स जस्ट एन ओपन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, इट इज नॉट अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। खुद आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, देख लें उसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन सर, ये तो जब खान साहब ने एम्पायर की उंगली की बात की और फिर जावेद हाशमी साहब ने भी इल्जामात लगाए और सबकी तरफ से इल्जामात आए, तो ये तो फिर सियासतदानों की तरफ से, अनफॉर्चुनेटली लाइक इट और नॉट, ये सियासतदानों की तरफ से इल्जामात आए हैं। तो उसके ऊपर फिर क्या करें? ये तो अरबाब इख्तियार हैं, अरबाब इख्तिदार हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ आसमा, फौज ने तो अभी तक मेरे कम से कम ये जो पिछले जो जनरलशिप के आप समझ लें 10 इयर्स और सो, इसके अंदर तो इस में फौज ने एक दफा भी कोई इल्जाम नहीं लगाया। हम बस डिफेंड करते रहे, इल्जाम लगाते रहे लोग। ऑन व्हाट आई डोंट नो व्हाई। लेकिन जनरल साहब, जहां पे कहते हैं ना कि जो कोई आग होती है तो चिंगारी उठती है, कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी, आप ना हो उसके अंदर, आपके एक दो साथी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर खान साहब ने मुबैना तौर पर हाशमी साहब से कहा और हाशमी साहब ने फिर मीडिया के ऊपर कहा। उन्होंने कहा कि हुकूमत जाने वाली थी, अगर मैं नहीं बचाता और मैं आके अपना रिजाइन पेश नहीं करता, तो उन्होंने कुर्बानी दी अपनी सीट की। तो आपके ख्याल में कुछ ना कुछ तो था जिसकी जो राई से पहाड़ बना? आसमा, जहां तक आर्मी का ताल्लुक है, देयर वाज नो स्मोक एंड देयर इज नो फायर टू लुक फॉर आफ्टर देयर इज नो स्मोक। ये स्मोक अगर है कहीं और होगी, आर्मी की तरफ से कोई स्मोक नहीं थी, ये मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह सकता हूं। उस वक्त मैं सीनियर मोस्ट कोर कमांडर था और कमांडर सेंट्रल कमांड था। आर्मी ने ना कोई स्मोक छोड़ी, ना कोई आग लगाई। राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जनरल साहब, हम किसी और वक्त आपके साथ टेररिज्म के ऊपर भी बात करेंगे और आपसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपने देखा उन्होंने नाजरीन सारे इल्जामात की तरदीद की है और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि अगर इसकी तहकीकात होती हैं तो वो इसके ऊपर हाजिर हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मामला बार बार आता रहा है और आता रहेगा। हो सकता है कि हुकूमत किसी लेवल पे आके तहकीकात की बात भी करे। जनरल तारिक खान साहब ने अपना जो रोल है उसको वाजे भी किया और उसको तरदीद भी की कि उनका किसी किस्म का किरदार और किसी किस्म की किसी बात में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपके सामने आएंगे और गुफ्तगू करेंगे खुसूसी तौर पे मुशाहिदुल्लाह खान साहब से, जिन्होंने कुछ इल्जामात लगाए और उसके बाद उनको सजा भी भुगतनी पड़ी। क्यों, चिंगारी कहाँ थी, कुछ हिस्सा उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ है, पेंडोरा बॉक्स खुला है एक प्रोग्राम में हाशमी साहब की गुफ्तगू का, बहुत सारी बातें हो रही हैं और ज़ाहिर है कि हमने इसीलिए जनरल तारिक को भी लिया कि वो अपने हिस्से का जो सच है या जो अपनी जो बात है वो करें। लेकिन 2015 में ही वफाकी वज़ीर थे मुशाहिदुल्लाह खान साहब और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें कि धरने के बारे में इन्होंने कुछ बातें की और ये कहा कि इसके अंदर जनरल ज़हीरुल इस्लाम की इन्वॉल्वमेंट थी। इसके बाद इनको अपनी वजारत से भी हाथ धोना पड़े और बहुत मुश्किलें भी हुई। तो हम आज उनसे भी जानते हैं कि स्टोरी क्या थी और हुकूमत की तरफ का सच जो है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिद साहब। सर, 2015 में तो जाहिर है कि आपका स्टेटमेंट आया और जो सारी बातें सामने आ चुकी हैं ऑलरेडी, आपको वजारत से भी हाथ धोना पड़े। क्या यही वो वजह थी कि आपने जनरल ज़हीर पे इल्ज़ाम लगाया था तो वजारत गई या कुछ और वजूहात थी? देखिए, मैंने इल्ज़ाम तो पहले लग चुके थे, मैंने उन्हें दोहराया था। मैंने कोई नई बात नहीं की थी, मुझसे पहले ये बातें हो चुकी थी और ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से हुई थी। मैंने तो ये कहा था कि मुझे ये बातें पता लगी थी, जबकि मुझसे पहले यानी कि नजम सेठी साहब ने बात की ये कह के कि ये हुआ है, और उससे पहले ब्रिगेडियर साइमन उन्होंने ये बात की, और कुछ इधर उधर मैंने किसी कालम शालम में भी पढ़ा था तो मेरे जहन में थी एक कि ये इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और मुझसे भी जब ये पूछा गया कि जी क्या मतलब कि आपको इतलात उस वक्त क्या मिल रही थी, मैं कही ये मिल रही थी। अच्छा, मैंने कुछ और भी बातें की थी जो उन्होंने चलाई नहीं है, इंटरव्यू तो ज़्यादा था ना। मैंने कहा मसलन ये पता मतलब कि जी गवर्नमेंट जा रही है,
یہ بھی خبریں تھیں. اس سے ملتی جلتی ایسے موقع پہ جب مطلب کہ اتنا کیوس پھیلا ہو, حملے ہو رہے ہوں, مار پیٹ ہو رہی ہو, تو پھر اس طرح یہ خبریں آتی ہیں. لیکن شاہد صاحب ابھی جیسے آپ نے جنرل طارق کو سنا, اس وقت وہ ریٹائر ہونے والے تھے, اسی طرح سے جنرل ظہیر الاسلام اس وقت DG ISI تھے, اور ISI حکومت کے انڈر بظاہر ہوتی ہے, سول گورنمنٹ کا حصہ ہوتی ہے. تو کیا پرائم منسٹر کے پاس کوئی سالڈ انفارمیشن تھی؟ کل ایک سٹوری بھی چھپی ہے اخبار کے اندر کہ ان کو پتا تھا, انہوں نے جنرل راحیل کو بلایا, جنرل ظہیر الاسلام کو بلایا اور ان کو بتایا یہ سب کچھ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ہاشمی صاحب کو بھی میں جانتا ہوں, جنرل طارق کو جس طرح وہ ہاشمی صاحب کو نہیں جانتے, میں انہیں نہیں جانتا. میں نے آج پہلی دفعہ ٹی وی پہ ان کی شکل دیکھی ہے, نام میں نے سنا ہوا تھا ان کا, ان کے حوالے سے کچھ باتیں گردش وردش کرتی تھیں, اب وہ صحیح ہیں غلط ہیں یہ تو مجھے خود بھی نہیں پتا, ظاہر ہے. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ کس کو کیا پتا تھا, کس کو کیا پتا نہیں تھا. دو طریقے ہوتے ہیں ایک بات کی تہ تک پہنچنے میں کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی انکوائری کمیشن ہو, وہ انویسٹیگیٹ کر کے اپنے یعنی کہ جو بھی ہے وہ فیصلہ سنا دے, وہ فائنل ہوتا ہے, سرٹیفائیڈ ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہو نا, پھر بھی لوگ مطلب کہ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش تو کرتے ہیں نا, بے شک اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہوتی. اچھا مثلا مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ وہ انکوائری کمیشن نہیں ہے, کچھ نہیں, تم بتاؤ کیا ہوا ہے, تو میں پھر یہ دیکھوں گا کہ جن دو لوگوں کے درمیان میں معاملہ ہے نا, اس میں سے ٹرسٹ وردی زیادہ کون ہے. اچھا ہاشمی صاحب کو میں جانتا ہوں, ہاشمی صاحب نے بڑی تکلیفیں کاٹی, لیکن انہوں نے آپ کی گفتگو کے بعد تردید بھی کی کہ ایسا نہیں ہے. جب آپ نے کہا کہ ہاشمی صاحب نے جو بتایا ہے اس کو آپ نے سیکنڈ کیا, تو انہوں نے تردید کر دی. وہ اس وقت کی تھی انہوں نے, وہ ان کے ذہن میں کیا کانٹیسٹ تھا کیا نہیں تھا. لیکن میں نے تو ایک جرنل کے بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں کی تھی, اس کے بعد میں نے وہ بات کی تھی. دیکھیں بات میں مطلب غلطی سے کوئی غلط بات چلی جائے وہ تو ایک علیحدہ ہو. میں ابھی بھی کہتا ہوں چلے میں نے جتنی باتیں کی تھی, میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ 90% تو ٹھیک تھیں, ٹھیک ہے, 10% آپ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں جو الزامات آپ نے لگائے وہ کیوں بالکل کہتا درست ہوں, ہیں. نہیں الزامات میں نے نہیں لگائے, وہ الزامات پہلے لگ چکے تھے, میں نے دہرایا تھا. لیکن آپ وفاقی وزیر تھے, آپ کو دیکھنا, وفاقی پوچھنا, وزیر تھا نا, انفارمیشن لینا. میں دیکھیں نا بات یہ ہے کیوں میں نے یہ بات کی, میں کوئی ویسے ہوا میں تو نہیں, اور بھی بہت سارے لوگ بات کر, کوئی وجہ تھی نا. وجہ کیا تھی کہ 126 دن تک یہاں پہ دھرنا لگا رہا, ٹھیک ہے, یہاں پہ حملے ہو رہے ہیں, کبھی پارلیمنٹ میں, کبھی PTV پہ, کبھی کدھر, کبھی لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں, DIGs کو انسٹرکشن جاتی ہیں وہ بھاگ رہے ہیں, وہ بات نہیں. یہ بغیر کوئی غیر مرئی قوت جب تک کوئی کام نہ دکھا رہی ہو, یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی پولیس والا جو ہے وزارت داخلہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس وقت آپ کے اپنے وزیر داخلہ نے بھی تو جگہ دی, وہاں سے اٹھا کے ان کو ریڈ زون میں لے کے آئے. اس کا مطلب ہے کہ وزیر داخلہ بھی ملے ہوئے تھے وہاں پہ, کہیں نہ کہیں سازش کا سرا آپ کی اپنی حکومت کے ساتھ بھی جڑتا تھا. دیکھیں میں نے یہ تو وزیر داخلہ بھی کسی نہ کسی سٹیج پہ تو کوئی نہ کوئی پردہ اٹھائیں گے, چاہے اصل میں جو باتیں انہیں پتہ ہیں وہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ نا. تو ان کی تو ابھی بات آئی نہیں نا سامنے, جب کبھی آئے گی ضرور. یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں, میں کتنی بھی تردیدیں کرتا رہوں نا, جو بات دیکھیں نا, ایک جب واقعہ ہوتا ہے, مجھے بتائیں لندن میں میٹنگ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ قادری صاحب کینیڈا سے آنے کی کوئی وجہ نہیں تھی نا ان کی. پہلے کہا گیا لندن میں کوئی میٹنگ نہیں ہے, پھر میٹنگ ہوئی, پھر عمران خان نے کہا میری طاہر القادری سے ملاقات نہیں ہوگی, پھر ہوئی, پھر وہاں پہ پیسے ویسے کی بھی باتیں ہوئیں کہ جی پیسے تقسیم ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا فلانا, وہ چیزیں نظر آئی ہیں یہاں پہ. پھر جس دھڑلے سے یہاں پہ آئے ہیں اور حکومت کی رٹ, اچھا حکومت نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ کوئی کام کسی کے خلاف کوئی کام کیا ہو, تو کچھ بھی نہیں, ٹھیک حکومت چل رہی ہے, چائنا کا صدر آنے والا ہے. آپ کو فارغ کیوں کیا گیا؟ آپ نے کہا بہت سارے پروگرامز ہوئے, بہت ساری چیزیں ہوئیں, اخبارات میں چھپا, لیکن پھر اس کے بعد جب آپ نے کہا تو آپ کو فارغ کر دیا گیا. میں ابھی اس یعنی کہ سرچ میں ہوں کہ مجھے کیوں فارغ کیا گیا تھا. آپ نے کبھی پرائم منسٹر سے نہیں پوچھا؟ مجھے ہضم تو نہیں ہوئی یہ بات, لیکن میں یہ سوچتا ہوں, میں دیکھیں میں 10 سال کی عمر میں فاطمہ جناح کی لالٹین اٹھا کے شروع ہوا ہوں اس کام پہ, ٹھیک ہے, اور میں اب تک لگا ہوا ہوں. اچھا میرا جو سارا مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جو فنڈامنٹلز ہیں یا پلر آف دی اسٹیٹس ہیں, 3 ہیں, یہ اپنا اپنا کام کریں, اور یہ اگر اپنا اپنا کام نہیں کریں گے تو ریاست کو نقصان پہنچے گا.
अच्छा माजी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जिनका जिक्र करते हुए भी कोई अच्छा नहीं लगता, कोई हिस्ट्री हमारी अच्छी नहीं है। फिर यह है कि जमहूरियत के लिए लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सियासतदानों ने की, शायरों ने दी, बहुत सारे लोगों अदीबों ने दी, मीडिया के लोगों ने दी हैं, ये वकला ने दी हैं, और बहुत सारे लोगों ने, सियासतदानों ने भी बड़ी बड़ी मैं बल्कि यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि हमारे पड़ोस हिंदुस्तान में इतनी कुर्बानियां नहीं दी लोगों ने जितनी पाकिस्तान में दी हैं। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, कुछ बिल्कुल नहीं लगा। बिल्कुल मुशाहिद साहब, लेकिन ये सवाल जो है ये अपनी जगह पे है और ये मैं बार बार आपसे पूछूंगी, आप नाराज हों या आप, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी बात एक इंस्टीट्यूशन पे लगा देना, एक इल्जाम उसके ऊपर लगा देना। हाशमी साहब तो कह रहे हैं, वो तो सॉलिड, वो कह रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाए मैं कहने को तैयार हूँ, लेकिन जब आपको हटाया गया और आपने हमारे ही आज के ही सैरेबिन प्रोग्राम में ये कहा था कि वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई थी जनरल राहील के साथ और उसमें उन्होंने कुछ बातें उनके साथ की थी। मैं एक नाज़रीन छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मुशाहिद साहब से ये भी पूछेंगे और फिर टाइमिंग इस वक्त हुकूमत के हलकों से या फिर हाशमी साहब की तरफ से, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है लेकिन उन्होंने अपनी सीट छोड़ी, अपनी निश्चित उन्होंने रिज़ाइन किया वहाँ से, वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे थे टाइमिंग के हवाले से। मुशाहिद साहब, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ मिलिट्री क़यादत की तब्दीली और उसके बाद ये इल्ज़ामात का फिर आ जाना और फिर इसके ऊपर बात होना, इसके ऊपर बहुत बात हो रही है कि शायद हुकूमत चाहती है कि मिलाइन किया जाए, ये इल्ज़ाम आ रहा है। ये देखो इल्ज़ाम ही है ना, ये भी मतलब हुकूमत क्यों चाहेगी? देखें ना, अगर तो कोई वेली हुकूमत हो ना जिसने कोई काम ही नहीं करना है, ना डेवलपमेंट का करना है, ना बिजली पैदा करनी है, ना सी पैक करना है, कुछ नहीं करना, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, जब इतनी ज़्यादा बिजी गवर्नमेंट है एक, ठीक है, तो उसको क्या ज़रूरत है इस तरह की चीज़ों में पढ़ने की? तो ये बात तो बाय नहीं हो सकती ना, ये जो आप फरमा रही हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, हाशमी साहब का ना हुकूमत से कोई ताल्लुक़ है ना एस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक़ है। देखो ना, उन्होंने एक बात की है, वो एक सियासतदान हैं और बड़े सीजनड पॉलिटिशियन हैं। मैंने तो कल कहीं कहा था, देखो ना, उनके बारे में इस तरह की बात करना कि उनका दिमाग दुरुस्त नहीं है, ये तो खान साहब ने कहा है ना कि उनका दिमाग दुरुस्त नहीं है। कोई कह रहा है जी ज़्यादा उम्र हो गई, कौन सी उम्र हो गई है? अपनी उम्र नहीं देखते लोग। बात ये है कि ये बात जो है ना, मतलब कि किसी के बारे में कहना, उसको अपने दिमाग के बारे में लेकिन सोचना मुशाहिद चाहिए। साहब, जब आपने ये बातें इस तरह की कही और आपको फारिग किया गया, तो ये इंप्रेशन तो आपकी गवर्नमेंट ने दिया ना कि वो बात नहीं, वो कोई मामला नहीं उठा सकते, नहीं संभाल सकते, मैं आपको नहीं तहकीकात कर सकते। ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, मसला है क्या? मसला ये है कि इस मुल्क में 4 दफा मार्शल लॉ लगा है। मसला ये है कि इस मुल्क की जमहूरियत मजबूत नहीं है। मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की जमहूरियत को और जमहूरी निज़ाम को और हुकूमत को कमज़ोर करने की माजी में कोशिशें करती रही है। मसला ये है कि कुछ सियासतदान भी ऐसे हैं जो उनके हाथों में मतलब के खेलते हैं और कहते हैं कि हम 10-10 दफ़ा वर्दी में मुंतखब कराएंगे। तो ऐसे हालात में अगर कोई हुकूमत ट्रांजिशन में होगी तो फिर इस तरह के वाक़यात का जन्म लेना कोई अचंभे या हैरत की बात नहीं है। तो फिर मुशाहिद साहब, क्यों ना एक दफा आपकी हुकूमत के सरकर्दा लोग इस मामले को खत्म कर दें, बिठाएं कमीशन को, बिठाएं कोई ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन और बताएं कि 40 साल के अंदर हुकूमतों में कितनी कितनी इंटरफेरेंस रही है। देखें, सिविलियन गवर्नमेंट जब होती है ना तो कमीशन बन जाते हैं। अब मुझे आप एक बात बताएं कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 12 मई पे लोगों ने कहा आप इंक्वायरी कराएंगे, उसने कहा नहीं कराऊंगा। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वहाँ पे वो जो मिनिस्टर पार्क में 56 उलमा मर गए थे, कोई कमीशन नहीं बना। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कारगिल की भी बात हुई थी, नहीं किया ना, उसके ऊपर भी कमीशन की बात हुई थी। हाँ हुई थी ना, लेकिन ये होते सारे सिविलियन हुकूमतें। असल में हमारे मुल्क का जो बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं कि वो अपने सियासी मफादात जो बहुत छोटे छोटे होते हैं उनको फ़ौक़ियत देते हैं इस निज़ाम की मजबूती पे। ऐसी बातें लोग करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। देखें, सारी सियासत करें, अपोजिशन करें, लेकिन कहीं पे एक रेड लाइन जो है ना होनी चाहिए
کہ यहाँ से हमने आगे नहीं बढ़ना। शाहिद साहब, लेकिन बरीउल ज़िम्मा हुकूमत कैसे हो सकती है? खान साहब किसी छोटी पार्टी के सरबराह नहीं है, उनके इल्ज़ामात बड़े संगीन थे कि धांधली हुई है इलेक्शन के अंदर, और वो इसके ऊपर डटे हैं अभी भी, इवन फैसला आने के बाद भी। तो उनको भी तो तसल्ली और तशफ़ी होनी चाहिए थी। देखें मैं आपको बात बताऊँ, कोई ऐसी पार्टी जिसके लाहौर जैसे शहर में पोलिंग एजेंट पूरे ना हो, जो आधे कैंडिडेट खड़ी ना कर सके, वो कह सकती है कि धांधली हुई है। तीसरी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की। तीसरी बड़ी तो और पार्लियामान के अंदर आप उनको खुशामदीद कहते हैं। उनके ना आने से पार्लियामेंट नहीं चलती सर। हम तो ये मानते हैं ना कि तीसरी बड़ी पार्टी है। हम खुशामदीद इसलिए कहते हैं और आइंदा भी कहेंगे कि हम जमहूरी लोग हैं, उनकी तरह तो नहीं है, हम अंपायर की बात तो नहीं करते। हम तो जरूर कहेंगे, इसलिए कि हम इस मुल्क के निज़ाम को मजबूत देखना चाहते हैं ना, सिविलियन स्ट्रक्चर को मजबूत देखना चाहते हैं, जमहूरियत और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को मजबूत देखना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हैं? देखें, धांधली हो या पनामा, ये सब नॉन इश्यूज हैं। इसके पीछे स्टोरी कुछ और थी। स्टोरी जब कुछ और हो ना, कोई हिडन एजेंडा हो, तो वो एजेंडा नहीं बताया जाता। इसी तरह की बात सरफेस पे रखी जाती है, जी धांधली हो गई, पनामा हो गया। बात ये है, मुझे आप पनामा इसलिए क्यों पता करते हैं? ये इसके कई फायदे हैं इनको। मगर एक तो फायदा ये है कि पीपल्स पार्टी से जब ये पूछा जाएगा सिंध में तुम क्या कर रहे हो, तो बलावल क्या कहते हैं, आइए सिंध गवर्नमेंट जवाब दें। ठीक है, केपीके में कुछ नहीं हुआ, बल्कि रिवर्स हुआ है। ठीक है, अब ये बड़ी अच्छी बात है, पनामा होगा ना, धांधली होगी तो कोई उनसे पूछेगा नहीं तुम क्या कर रहे हो। लेकिन मुशाहिद साहब, आप ये देखिए ना कि आपकी हुकूमत, अभी डॉन लीक्स वाली बात आई, उनके मतलब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में सिर्फ एक तरफ से तो रिफ्ट नहीं आई ना, दोनों हाथों से ताली बजती रही है, जिसकी बुनियाद के ऊपर मामलात खराब रहे। डॉन लीक्स, और वहां भी परवेज रशीद साहब को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। डॉन लीक्स की तो खैर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो सामने आ जाएंगी। क्या है तो उसमें कुछ थी बात या नहीं थी, ये मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो उसका हमें थोड़ा सा और इंतजार कर लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ना कि फ्रीजाइल जो डेमोक्रेसी होगी तो इस तरह की बातों के लिए तैयार रहें, आप लोग भी। ये मैं क्या मीडिया पे हमले नहीं हुए? बिल्कुल हुए, होते रहे, गोलियां नहीं मारी गई, लेकिन हम तो डटे रहे, बोलते रहे। तो हम कौन से डटे हुए नहीं है? आपको तो हटा दिया गया, बगैर पूछे, बगैर किसी तहकीकात के सामने आए आपको बरतरफ किया गया। डटना और हटना ये दो मुख्तलिफ। मैं उसके चंद दिन बाद मुझे पार्लिमानी लीडर सेनेट में बना दिया गया था। टेक्निकली तो वो बड़ा होता है। परवेज रशीद साहब का क्या कसूर था? उनकी तहकीकात कौन सी सामने आई? उनकी मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि वो इन्वेस्टिगेशन का जो मतलब के रिजल्ट है ना, वो सामने तो आ जाए ना, फिर उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि वो खुद भी नहीं कर रहे बात, तो फिर मैं कौन होता हूँ बात करने वाला? ये तो वो खुद आगे करें ना बात। लेकिन मुशाहिद साहब, आप को हम बहुत पुराना जानते हैं और आपकी बड़ी सर्विसेज है, आपने बहुत मारे खाई हैं इन्हीं सड़कों के ऊपर, हमने देखा है। लेकिन सर, जब आप कहते हैं कि वजीर आजम को ये हुआ और उनको बताया गया और उन्होंने बुलाया, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी की ये बात थी सर, तो आप नहीं समझते कि अब उसके ऊपर तहकीकात भी होनी चाहिए और वो बातें सही थी? मैं तो बिल्कुल समझता हूँ। मैं तो इस मुल्क में बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं कि कुछ की तहकीकात हुई हैं, उनके नतीजे सामने नहीं लाए गए, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अभी मैंने कारगिल का जिक्र किया, ये कोई कम बात है। उधर पता नहीं कितने लोग बेचारे तारीख राहों में मारे गए, ना उनके खाने का इंतज़ाम था, ना असला था, कोई पूछने वाला नहीं। एयरफोर्स चीफ को नहीं पता था, नेवी चीफ को नहीं पता था, बहुत सारे आपके जर्नलों को नहीं पता था, और वो जनाब एक मुहिम जो हुई है उसके नतीजे में इतने सारे लोग मर गए, शहीद हो गए बेचारे। वो तो शहीद है, सोल्जर है बेचारा, लड़ता है, लेकिन उसकी कोई इंक्वायरी करने को तैयार नहीं है। तो इस मामले की भी आपके ख्याल में इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि ये जो एक दूसरे के खिलाफ खबरें हैं वो खत्म हो? देखें ये काम, देखें पाकिस्तान जो है ना, ये मामूली मुल्क नहीं है, ये अल्लाह की मेहरबानी से बहुत गैर मामूली मुल्क है। न्यूक्लियर पावर है, और चंद मुसलमान मुल्कों में से एक है कि जो वहाँ पे डेमोक्रेसी है। 4 दफा मार्शल लॉ लगने के बावजूद भी कितने मुल्कों में डेमोक्रेसी है। हमारे सिविलियन स्ट्रक्चर है, हमारी अदलिया है, हमारे और काम कर रहे हैं। बिल्कुल रहेगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब। मैं किसी और वक्त के लिए ना आपके साथ तफसीली गुफ्तगू रखती हूँ। बातें जनरल साहब से भी इनकम्प्लीट हो गई और मुशाहिद साहब से भी किसी और वक्त के लिए बात ज़रूर करेंगे। लेकिन एक चीज़ का मुतालबा तो हो रहा है, और ये मुतालबा बहुत सही है। 2014 में क्या हुआ, कौन एम्पायर था, किसकी उंगली की बात हो रही थी, क्या नहीं हुआ था, खान साहब के इल्ज़ाम दुरुस्त थे, हुकूमत इल्ज़ाम जो लगा रही है वो दुरुस्त है, हुकूमत वक्त इस पर तहकीकात होनी चाहिए या नहीं, फैसला
آپ کا.